today's topic is poetic devices. Actually, what are the poetic devices? The poetic devices are techniques used by the poets to enhance their writings, make it more expressive, and create a deeper meaning और इमोशनल इम्पैक्ट। तो पोएटिक डिवाइसेस जहाँ तक यूज किए जाते हैं, इसका अर्थ सीधी सी बात है कि ये एक टेक्निक है, टेक्निक्स हैं जो कि पोएट्स इनको यूज करता है। क्या है ये टेक्निक है जो पोएट इनको यूज करता है? किस लिए यूज करता है? ताकि उसकी राइटिंग में इन्हेंस हो, यानी उसकी राइटिंग स्किल, उसकी राइटिंग की जो सौंदर्यता है वो ज़्यादा इन्हेंस हो, बढ़े, और उसके बाद उसे मोर एक्सप्रेसिव बनाने के लिए भी करता है, और क्रिएट ए डीपर मीनिंग, और उसके बाद जो है उसका एक गहरा अर्थ या इमोशनल इम्पैक्ट प्रभाव पड़े, इसलिए इसको पोएटिक डिवाइसेज कहा जाता है, इसलिए पोएट्स के द्वारा इनको यूज किया जाता है। तो क्लियर हो गया। अब पोएटिक डिवाइसेज में सर्वप्रथम हम जानेंगे एट फर्स्ट एलिट्रेशन। एलिट्रेशन होता क्या है? एलिट्रेशन repetition of consonant sounds at the beginning of words in close proximity। तो इसमें जो रिपीटेशन होता है, एलिट्रेशन का मतलब होता है रिपीटेशन, यानी किसी जो कांस्टेंट साउंड होता है, यानी निरंतर कोई साउंड्स होता है, वह बिगिनिंग से लेकर आखिर तक लगभग काफ़ी बार वह क्या होता है, रिपीट होता है वह साउंड्स, उसी को हम क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहा जाता है। जैसे इसमें कुछ मीनिंग मैंने कोशिश की है कि आप, तो ये एक रिपीटेशन है, जैसे हमने देखा, तो सी सेल्स बाय द सीशोर। तो सी, इसमें जो एस है, एस रिपीट हो रहा है, एस रिपीट हो रहा है, एस रिपीट हो रहा है, और एस रिपीट हो रहा है। तो ये साउंड्स जो है ये निरंतर रिपीट हो रहा है, कॉन्स्टेंटली रिपीट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है? एलिट्रेशन। क्लियर? और अगर हिंदी में हम इसे जाएं तो हिंदी में भी आप देख सकते हैं, जैसे तुमसे ही तुम तक, तुम में ही तुम, यानी तो शब्द जो है इसमें काफी बार यूज हो रहा है। जैसे तुमको ही ले लो, तुम भी आपका बहुत ये लगभग 4 बार यूज हो रहा है, तो ये आपका एलिट्रेशन कहलाएगा। क्लियर? तो नेक्स्ट चलते हैं मेटाफर। लेकिन मेटाफर को पढ़ने से पहले हम सिमिली को पढ़ लेते हैं। सिमिली क्या होता है इसको देखते हैं। सिमिली क्या होता है? एक कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स यूजिंग लाइक और एज। जब हम दो चीजों के बीच में, माना ए और बी के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी तुलना कर रहे हैं, तो वहां पर हम कुछ वर्ड लाइक, एज या इफ भी लगा लो। इस तरह के वर्ड हम जब यूज करते हैं कंपैरिजन यानी तुलना के लिए यूज करते हैं, तो इसे कहा जाता है सिमिली। क्लियर? अब जैसे एग्जांपल ले लें, अब हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, हर स्माइल इज लाइक द सनशाइन। उसकी स्माइल जो है, यानी उसकी मुस्कुराहट जो है किस तरह से है? लाइक द सनशाइन, यानी सनशाइन की तरह, यानी इसमें लाइक वर्ड यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है? लाइक वर्ड यूज हुआ है, इसीलिए जो है इसमें सनशाइन जो है कि यानी सनशाइन से इसका कंपैरिजन कर रखा है, यानी उसकी स्माइल का कंपैरिजन कर रखा है, तो इसमें लाइक वर्ड यूज होने से ये कहा जाएगा आपका सिमिली। क्लियर? अब यहाँ पर ये वर्ड जो है, ये हो गया और ये वर्ड जब यूज होते हैं तो सिमिली है। ठीक इसी का उल्टा, अगर ये वर्ड यूज नहीं होगा लेकिन कंपैरिजन होगा, तो उसको क्या कहा जाएगा? मेटाफर, यानी रूप अलंकार। तो कंपैरिजन बिटवीन टू अनरिलेटेड थिंग, यानी दोनों जो एक दूसरे से संबंधित नहीं है, अनरिलेट है, डिफरेंट टाइप के जो हैं, एक ए है तो एक क्या है? बी, लेकिन इनमें कंपैरिजन होगा, लेकिन इसमें लाइक या एज या इफ का जो है यूज नहीं होगा, लेकिन कंपैरिजन जरूर होगा। तो सिमिली का ठीक अलग से जो है मेटाफर होता है। क्लियर? जैसे टाइम इज ए थीप, यानी समय एक थीप है। टाइम इज जस्ट लाइक ए थीप, नहीं कहा, लाइक नहीं लगा रखा है, एज ए थीप नहीं कर रखा है, एज भी नहीं है यूज, तो इसीलिए, लेकिन टाइम
का कंपैरिजन थीप से कर रखा है, लेकिन इसमें लाइक और एज वर्ड यूज नहीं किए गए हैं, इसीलिए यहां पर क्या होगा, मेटाफर होगा। क्लियर। अब सीधे आते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन होता क्या है? पर्सोनिफिकेशन का मतलब है मानवीकरण, यानी जब हम कोई नॉन ह्यूमन थिंग है, यानी कोई ऐसी वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, या कोई आइडियाज है, यानी अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है जिसे हम देख नहीं सकते हैं। तो कोई आइडिया, कोई विचार है हमारा, अब्स्ट्रैक्ट है जिसे हम फील कर सकते हैं, और कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो नॉन ह्यूमन थिंग है, यानी मनुष्य या प्राणी नहीं है। अगर हम उसे एक मनुष्य की तरह अगर हम संबोधित करते हैं, व्हेन वी एक्सप्रेस क्या है, लाइक ह्यूमन क्वालिटीज, हम देखते हैं कि ह्यूमन क्वालिटी उसमें है, मनुष्य की तरह है, प्राणी की तरह है, तो वहां पर हम क्या कौन सा हमारा पॉजिटिव ऐसे यूज होगा, पर्सोनिफिकेशन, यानी एक मानवी की तरह, मानव इंसान की तरह हम उसकी क्वालिटी की तरह उसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, संबोधित कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल देख रहे हैं आप इसमें एग्जांपल देखिए आप, गिविंग ह्यूमन क्वालिटी, ठीक है। एग्जांपल देखिए आप, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। तो हवा जो है, हवा को यहाँ पर क्या कर रखा है, एक मानव की तरह, एक ह्यूमन की तरह इसे क्या कर रखा है, संबोधित कर रखा है, एक्सप्रेस कर रखा है। यानी हवा जो है विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, यानी हवा जो है पेड़ों से गुजरते हुए, आगे सरकते हुए, ठीक है, स्प्रिंग करते हुए निकल रही है। तो यहाँ पर विंड को जो है एक ह्यूमन की तरह यहाँ पर यूज कर रखा है। तो इसीलिए यहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, यानी फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन। ओके। तो हिंदी में भी जैसे देख रहे हैं आप, इसमें भी हवा ने धीरे धीरे पेड़ों से बातें की, तो यहाँ पर हवा जो है ये भी हमारा फिगर ऑफ स्पीच है। तो हिंदी में भी आप देख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं ओनोमेटोपोइया। ये ओनोमेटोपोइया जो है ये अपने आप में ध्वनि से संबंधित है। किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है, यानी साउंड से संबंधित है, ध्वनि आपके। तो वर्ड्स दैट इमिटेट द साउंड दैट डिस्क्राइब्स, यानी ऐसे वर्ड जो इमिटेट द साउंड, यानी साउंड से, यानी ध्वनि का अनुकरण करे या उनके बारे में डिस्क्राइब करे, तो उसे उन वर्ड्स, यानी इस प्रकार के शब्दों को हम क्या कहते हैं, ओनोमेटोपोइया। ठीक हो गया, ओनोमेटोपोइया। तो जैसे द क्लॉक टिक टॉक लाउडली, तो यहाँ पर टिक टॉक जो है, यानी टिक टॉक जो है आपका, ये क्या हो गया, टिक टॉक आपका एक ध्वनि बता रहा है, एक आवाज की तरफ संकेत कर रहा है, यानी उसका इमिटेशन कर रहा है। तो टिकटॉक से जो है ध्वनि टाइप का लग रहा है, तो इसीलिए टिकटॉक जो है यहाँ पर ओनोमेटोपोइया हो जाएगा। और जैसे बज, यानी बीज जो है बजिंग, तो बज करके यानी एक मधुमक्खियों की वो होता है, तो उसमें हमारा ये होगा। जैसे क्लिक, कोई क्लिक से हमारा होता है, एक साउंड तरह का यूज होता है, साउंड जैसा हमें लगता है, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा, क्लिक, यानी ओनोमेटोपोइया। क्लियर हो गया। अब हिंदी में अगर आप देखें तो जैसे सपने में आवाज आई बूंद बूंद, ये बूंद बूंद जो है हमें से टप टप करके जो आवाज होती है, तो उसको हम ओनोमेटोपोइया कहेंगे, जिससे हमें ध्वनि का एहसास हो। नेक्स्ट चलते हैं हाइपरबोल। अब हाइपरबोल क्या होता है? हाइपरबोल, हाइप यानी बहुत ज्यादा, अति, यानी जब हम बहुत कुछ बातों को बहुत ही एग्जीग्रेट तरीके से, यानी बहुत बड़ा चढ़ा के कहते हैं, तो उसे एग्जीग्रेट, तो ऐसे स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, हाइपरबोल। तो एन एग्जीग्रेट स्टेटमेंट और क्लेम नॉट मीन टू बी टेकन लिटरली। तो क्लियर हो गया। आई हैव ए मिलियन थिंग्स टू डू टुडे, यानी मेरे पास मिलियन थिंग्स हैं, यानी मिलियन थिंग्स जो है आज करने के लिए मेरे पास बहुत सारा, यानी मिलियन के हिसाब से ऐसी चीजें हैं, ऐसे कार्य हैं या कुछ भी है। ठीक है। अब मिलियन का मतलब क्या, लाखों काम, तो यानी 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। तो इतने 10 लाख के आसपास मिलियन के हिसाब से उसके पास ए मिलियन थिंग, तो एक 10 लाख चीजें हैं क्या उसके पास करने के लिए।
और दूसरा है ए कॉस्ट $1 बिलियन। इट कॉस्ट यानी यह कोई किसी वस्तु के बारे में इसकी कॉस्ट जो है कम नहीं है, $1 बिलियन के बराबर है, अति बड़ा चढ़ा के। जैसे किसी का आइडिया है तो $1 बिलियन कॉस्ट ऑफ दैट आइडिया। तो इस प्रकार की चीजें बढ़ा चढ़ा के जब कही जाती हैं तो उसे हम कहते हैं हाइपरबोल। क्लियर? तो जैसे इसमें हिंदी में भी आप देख सकते हैं, मैंने पूरी दुनिया घूम डाली। अब पूरी दुनिया घूमना ये जो है अपने आप में अतिशयोक्ति है, बहुत बड़ा चढ़ा के कहे पूरी दुनिया कोई नहीं घूम सकता है। ठीक है, गोल चक्कर लगा लिया कहीं से खुशी से निकले, लेकिन पूरी दुनिया घूमना, इतने ज़्यादा देशों में घूमना, वो घूमना ये नहीं है। एक देश में ही ढंग से नहीं घूम सकता आदमी, हर शहर को नहीं कर सकता। तो ऐसी चीज़ को क्या कहा जाता है, इस तरह के स्टेटमेंट जब आते हैं तो उन्हें हाइपरबोल कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है तुकबंदी यानी राइमिंग। अब राइमिंग तो आप सभी जानते हैं, जब कोई सेंटेंस होता है तो उसके आखिर में कुछ साउंड्स ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो सेम तरह के साउंड्स देते हैं, यानी उसके जो वर्ड साउंड्स किसके साउंड्स, वर्ड्स, तो उसके वर्ड्स के जो साउंड्स होते हैं लगभग सेम होते हैं, तो ऐसे इसको कहा जाता है राइमिंग यानी रिपीटेशन ऑफ सिमिलर साउंड, यानी रिपीट होते हैं जब रिपीटेशन होता है और सिमिलर साउंड्स। तो कहाँ पर, द एंड वर्ड, तो आखिर में जो जैसे पोएम लिखी जाती है राइमिंग में लिखी जाती है, तो आखिर के जो शब्द होते हैं वो राइमिंग यानी एक रिपीटेशन होता है सेम साउंड का, उससे हम कहते हैं ये। जैसे कैट सैट ऑन द मैट, इसमें कैट जो है, सैट है, ऑन द मैट, ये सब एक तरह के साउंड्स दे रहे हैं। ठीक हो गया? क्लियर हो गया? तो पोएम में भी जैसे चांदनी रात सुनहरी बात, यानी दो चांदनी रात एक लाइन होगी, सुनहरी बात, इसमें रात और बात ये अपने आप में राइमिंग यानी राइम्ड है। ठीक हो गया? क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलते हैं इमेजरी। इमेजरी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, यानी कुछ ऐसे जब हम कोई डिस्क्राइब करते हैं किसी चीज़ को, लैंग्वेज, फिर एक लैंग्वेज ऐसी होती है जिसमें हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, उसका वर्णन करते हैं, तो हमारे दिमाग में विभिन्न प्रकार के जो पिक्चर्स हैं, जो इमेज हैं, बनती हैं जब हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, या किसी बुक को हम जब पढ़ते हैं, किसी स्टोरी को जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें हम विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, इमेजेस बनती हैं। तो इस प्रकार की लैंग्वेज जो होती है, इस प्रकार की जो डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज जो होती है, इस प्रकार की लैंग्वेज को, इस तरह की जो लिखने का जिसकी शैली है, स्टाइल है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इमेजरी कहेंगे। ठीक है? यानी एक ऐसी भाषा जिसका उपयोग करके एक जो रीडर है, जो आपके लिखी हुई चीज़ों को या कुछ चीज़ों को पढ़ता है या हम पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग में विभिन्न प्रकार की चित्र बनते रहते हैं। तो इस प्रकार की भाषा को हम क्या कहते हैं, इमेजरी कहते हैं। इस प्रकार के वर्ड्स इमेजरी वर्ड्स हो गए। क्लियर हो गया? जैसे कि तो गोल्डन सन डिप्ड बिलो द हॉरिजन। अब यहाँ पर गोल्डन सन है यानी सुनहरा जो सूरज है, डिप बिलो द हॉरिजन, हॉरिजन माने क्षितिज में। ठीक है? क्षितिज में जब डूबता है, कास्टिंग लॉन्ग शैडो, यानी कहने का मतलब पूरी तरह से उस एक छाया जो लॉन्ग शैडो होती है, परछाई बन जाती है। ठीक हो गया? तो ये सारी चीजें हैं। सूर्य किरणें नदियों पर बिखरी और हवा में ताजगी थी। तो सूरज की किरणें नदियों पर बिखरी, जब नदियों में सूरज की किरणें पड़ती हैं तो और हवा में भी जो है ताजगी का, फ्रेशनेस का आभास होता है, तो हमें एक इमेज बनती है, इसकी एक चित्र बनता है। तो इस प्रकार की चीज़ों का आता है इमेजरी, पोएटिक डिवाइसेज। नेक्स्ट है 9 आयरनी। आयरनी जो है असल में एक व्यंग है, सरकास्टिक लैंग्वेज होती है, सरकास्टिक कुछ वर्ड होते हैं, कुछ स्टेटमेंट होते हैं, तो इस तरह की चीज़ों को कहा जाता है आयरनी। अब आयरनी में क्या होता है, विडंबना भी समझो। इंग्लिश में देखिए, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन एपीरियंस एंड रियलिटी, यानी कोई चीज हमें दिखती तो है, उसका एपीरियंस कैसा है, लेकिन रियलिटी में है कैसी चीज वो। तो या इस प्रकार की चीजें जब होती हैं, या सिचुएशन वेयर द अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड हैपेंस। तो कभी कभी क्या होता है, ऐसी सिचुएशन होती है जब हमें जिसकी एक्सपेक्ट नहीं किया है हमने, उस तरह की घटना घट जाती है।
या दोनों में जो है दिखता कुछ और है और रियलिटी उसकी कुछ और होती है। और अगर दूसरी सिचुएशन ले लें जहाँ पर जो है ठीक हम उसके अपोजिट जब हैपनिंग जो एक्सपेक्टेड था उसके अपोजिट हमें कुछ आशा थी, उससे कुछ एक्सपेक्ट था, लेकिन ठीक उसका उल्टा होता है, तो इस तरह की चीज़ों को कहा जाता है आयरनी की जाए। ऐसे व्यंग जो होते हैं आयरनी होती है। जैसे ए फायर स्टेशन बर्न्स डाउन, जैसे फायर स्टेशन जो है, तो जो फायर स्टेशन है वो आग बुझाने के लिए होता है, लेकिन वो खुद ही जल गया। अब लगा लो आयरनी, अरे लोग व्यंग करते हैं कि फायर स्टेशन जो है ये आग, फायर ब्रिगेड जो है ये खुद ही चल गए। तो ये जैसे एक नेक्स्ट और एग्जांपल और देख लें। द टाइटैनिक वाज सेड टू बी अनसिंकेबल, कहा जाता था कि टाइटैनिक जो जहाज है वो तो कभी डूब ही नहीं सकता, लेकिन डूबा। तो ये सारी जो है व्यंग है, एक कटाक्ष है। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट किए जाएंगे, तो इस तरह के जो कॉन्ट्रास्ट जो होता है उसको हम आयरनी कहेंगे। क्लियर हो गया। जैसे एग्जाम्पल एक हिंदी में भी समझ लें आप, वह व्यक्ति इतना आलसी है कि उसका आलस्य ही उसे मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। देखो, उसका आलस्य जो है, आलसी व्यक्ति है, आलसी व्यक्ति क्या मेहनत करेगा? ये अपने आप में ठीक कॉन्ट्रास्ट है। ठीक है, आलसी व्यक्ति तो आराम करेगा, मेहनत क्यों करेगा भाई वो? तो इसमें कहा गया है कितना उसका आलस्य उसे मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। तो कहा जाता है भाई जिसका आलस्य है, ये आलस्य ही इसका मेहनत यही बताएगा इसे मेहनत कैसे करना है। तो इस तरह के कटाक्ष है, यानी व्यंग है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम एल्यूशन पर। जो एल्यूशन होता है, रिलीजन होता है, एल्यूशन क्या बनता है असल में? ये एक रेफरेंस टू अनदर टेक्स्ट, इवेंट और पर्सन, ऑफन फ्रॉम हिस्ट्री, लिटरेचर और मैथोलॉजी। ये आम तौर पर ये रेफरेंसेज होते हैं, इनका संदर्भ दिया जाता है, इनका दृष्टांत दिया जाता है। जैसे किसी लेख से या कोई घटना से या कोई पर्सन, व्यक्ति का संदर्भ दिया जाएगा, घटना का दिया जाएगा, या किसी की बुक से दिया जाएगा, या कोई इतिहास से एग्जाम्पल दिए जाएंगे, लिटरेचर से दिया जाएगा, या मैथोलॉजी, कोई भी चीज़ें हो सकती है, वहाँ से कुछ रेफरेंस दिया जाएगा। अब इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा चलो बेस्ट समझते हैं। ही वॉज ए रियल रोमियो विद द लेडीज। अब रोमियो जो होता है, रोमियो की छवि क्या है? प्रेमिकी। तो लेडीज माने विद द लेडीज, यानी महिलाओं का जो है वो असल में एक रोमियो है। तो ये विलियम शेक्सपियर जो हैं, जो बड़े ड्रामेटिस्ट हुए हैं, तो रोमियो एंड जूलियट से लिया गया है। ये किससे लिया गया है? रोमियो एंड जूलियट उनका एक ड्रामा है, तो उससे ये रेफरेंस लिया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो वहां पर, और अगर इसमें हिज रिमार्क्स ओपन ए पेंडोरा बॉक्स ऑफ कमेंट्स। अब नेक्स्ट एग्जांपल ले लें। हिज रिमार्क्स ओपन, उसके रिमार्क ने जो है, उनके उसकी जो कमेंट्स जो है, जो रिमार्क हैं, उसने इतने रिमार्क इतने ज़्यादा वो कर दिए जैसे पेंडोरा बॉक्स खुल गया हो कमेंट का, यानी कमेंट के पेंडोरा बॉक्स खुल गया हो। उसके रिमार्क इतने ज़्यादा थे, कहने का मतलब पेंडोरा बॉक्स का मतलब होता है भानुमति का पिटारा। तो यानी पेंडोरा बॉक्स खुल गया हो उसके रिमार्क से, यानी इतने ज़्यादा कमेंट, इतने ज़्यादा रिमार्क्स, जैसे पेंडोरा बॉक्स खुल गया हो। तो ये उसका एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पर पेंडोरा बॉक्स का एग्जाम्पल दे रखा, और यहाँ पर रोमियो का एग्जाम्पल दे रखा है। किसका दे रखा है? रोमियो का दे रखा है। यहाँ पर पेंडोरा बॉक्स का एग्जाम्पल दे रखा है। यानी ये दोनों जो हैं एल्यूशन है, यानी संदर्भ है, रेफरेंस है इनका एग्जाम्पल। ठीक हो गया। और वह बहुत ही कृष्ण के जैसा है अपने धैर्य और बुद्धिमत्ता के कारण। अब इसमें कृष्ण का दे रखा है, यानी भगवान श्री कृष्ण का एग्जाम्पल दे रखा है। अब नेक्स्ट चलते हैं अनाफोरा। अब अनाफोरा होता क्या है? अनाफोरा भी रिपीटेशन ऑफ ए वर्ड और फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉजेज। अब जो हमारे सक्सेसिव क्लॉजेज होते हैं, यानी एक के बाद जो हमारे, यानी क्लॉज, ये समझ लीजिए आप, छोटे वाक्य होते हैं जो अपने आप में पूर्ण नहीं होते हैं, तो इस तरह के सेंटेंस को हम क्लॉजेज कहते हैं। तो सक्सेसिव का मतलब एक के बाद एक, अगला, यानी अगला 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 अगला, इस तरह से। तो रिपीटेशन ऑफ ए वर्ड और फ्रेज, यानी कोई वर्ड हो या कोई फ्रेज हो, यानी क्लॉज, यानी क्लॉज का मतलब ये भी, फ्रेज का मतलब, फ्रेज वही हुआ, छोटा सा एक सेंटेंस जो अपने आप में पूर्ण नहीं होता। तो ये क्या होता है? बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव, यानी शुरुआत से ही वह बार बार, या वर्ड हो या फ्रेज हो या कोई क्लॉज हो, बार बार रिपीट आते, आगे आते आते रहता है, सेंटेंस में रिपीट होते रहता है।
जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझ लें इसे हम, आई हैव ए ड्रीम दैट वन डे, यानी इसमें ड्रीम जो है 2-3 बार आ रहा है, यानी एक ही बात की जा रही है। बे यानी उसने सपना देखा, जो भी है उसने एक दिन उसने एक सपना देखा, तो एक ही चीज रिपीट हो रही है। अगर हम इसे हिंदी में देखें, हम लड़े थे, हम जीते थे, हम आगे बढ़े थे, यानी हम के लिए ही यहाँ पर सारी चीजें आ रही हैं। हम जो लड़ना भी उसी के लिए आया है, जीतना भी आगे बढ़ने के लिए भी। तो इस तरह से ये चीजें बार बार रिपीट हो रही है, चाहे ये वर्ड हो। अब यहाँ पर तो ये वर्ड है, और कहीं पर ये आई हैव ए ड्रीम, अब इसमें आई हैव ए ड्रीम, ये आपका क्या है, फ्रेज है, इसी को हम कहते हैं फ्रेज। ठीक हो गया, अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, लेकिन रिपीट हो रहा है, सक्सेसिव आगे भी रिपीट होते जा रहा है एक ही सेंटेंस में। क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये बिल्कुल आखिर का है, ये है आपका एंजमेंट। तो एंजमेंट है, एंजमेंट होता क्या है असल में, द कंटिन्यूएशन ऑफ ए सेंटेंस और थॉट बियॉन्ड द एंड ऑफ ए लाइन और स्टेंजा, यानी ये कंटिन्यूएशन है, यानी निरंतरता है, निरंतर बार बार आता है सेंटेंस में, कंटिन्यूएशन ऑफ ए सेंटेंस। ठीक है, एक वाक्य है जो बार बार रिपीट होता है, हो सकता या कोई विचार है जो बार बार रिपीट होता है, कंटिन्यू आते रहता है, यानी रिपीट नहीं होता, बार बार कंटिन्यूटी होती है इसकी, बियॉन्ड आखिर तक। ठीक है, ये किसी लाइन में हो या किसी स्टेंजा का मतलब होता है यानी छोटा सा, यानी पोएम का एक हिस्सा, यानी 4 लाइन भी हो सकती है, 8 लाइन भी हो सकती है। स्टेंजा यानी खंड कहते हैं, पद्य खंड कहते हैं जैसे हिंदी में। तो ये किसी स्टेंजा या कोई लाइन में जो है कोई सेंटेंस हो या कोई थॉट हो, ये कंटिन्यू आते रहता है। ठीक है, उसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं, एंजमेंट। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब हम इसे एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, द रेन फेल softly washing the earth and the birds took flight। अब इसमें रेन फेल सॉफ्टली, रेन जो है बहुत ही सॉफ्ट तरीके से यानी नीचे आई, बारिश हुई, उसने पृथ्वी यानी वो अर्थ को धोया, एंड बर्ड्स टुक फ्लाइट, और उसके बाद जो है पक्षियों ने उड़ान भरी। तो इसमें जो है रेन के लिए जो है यानी एक विचार है, रेन ने जो है सॉफ्ट तरीके से, रेन जो है सॉफ्ट तरीके से आई, और उसी रेन ने जो है अर्थ को वॉश किया, और उसके बाद जो है बर्ड्स टुक फ्लाइट। ठीक है, तो जैसे इसमें काव्य के इसमें एक निरंतरता, कंटिन्यूटी बनाता है सेंटेंस में, इसी से चीजें जुड़ी रहती हैं आगे की। जैसे हमारा रेन फेल सॉफ्टली, रेन से ही जुड़ा है, अर्थ यानी वॉशिंग अर्थ भी इसी से जुड़ा है, उसके बाद बर्ड्स आगे फ्लाई होते, तो मतलब इसमें रेन का तीनों में हमें इंप्रेशन देखने को मिलता है, उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अब हम हिंदी के एग्जाम्पल से इसे समझें, वह आई, वह हंसी, फिर भी कुछ न कह पाई। इसमें वह आई कोई महिला हो सकती है, कोई एक विचार है, या कोई थॉट, या कोई भी चीज ऐसी है, कोई हो सकता है किसी की प्रेमिका हो, तो वह आई उसी के लिए आ रहा है, और उसी के लिए हंसने के लिए भी हो रहा है, उसी को जो है कुछ न कह पाई, चुपचाप रही। तो ये उसी का जो थॉट है, ये तीनों चीजों में, इन तीनों चीजों में, वह हंसी इसमें भी, और फिर कुछ न कह पाई इसमें भी, तीनों चीजों में उसी थॉट को की क्या है, कंटिन्यूटी है। तो ये एक्चुअली ये सब पोएटिक डिवाइसेज हैं जो ऑफनली, these are the poetic devices oftenly used by the poet to enhance the writing या एक्सप्रेसिव बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, और ये आपके काम आएंगे, कभी जरूरी होते हैं इन चीज़ों को सीखने के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।